विद्यार्थियों, ओम एजुकेशन की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्य आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षाओं में हम वर्णों के तहत स्वर एवं उसके उपभेदों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम वर्णों का पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि वर्ण क्या हैं। वर्ण स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा का लघुत्तम दृश्य खंड कहलाता है और दर्शनीयता वर्णों का सामान्य गुण है। वर्णों की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए किशोरीदास वाजपेयी कहते हैं कि वर्ण वह छोटी इकाई है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। जैसे अ है, या छोटी, या क, या चौ। तो देखिए ये वर्ण अपने मूल रूप में हैं, इन्हें हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते। नहीं अ को विभाजित कर सकते हैं, नहीं ई को, नहीं क, नहीं च। इनको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। इसीलिए किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वह छोटी इकाई है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब हम वर्णों के तहत स्वरों का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि स्वर शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। स्वर शब्द की व्युत्पत्ति, स्वर शब्द यण संधि के अंतर्गत बनता है। यण संधि से स्वर शब्द बनता है। देखिए कैसे स्वर शब्द जो बना है वह सु धन अर से बना है। इस प्रकार से बना है स्वर। तो अब हम इसके विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करें तो सु में से देखिए यहाँ पर जो है छोटा ओ आता है। देन अ में से, यहाँ से अर में से जो है अ आता है। तो उ धन अ बराबर होता है व। ये यण संधि में बनता है। उ धन अ बराबर व होता है, यह यण संधि में बनता है व। ये यण संधि का एक सामान्य सा नियम है कि उ धन अ जहाँ पर होगा वहाँ पर व बनेगा। तो इस प्रकार से स्वर कैसे बन गया। यहाँ पर सु में से उ निकाल देने से जो ये बना ये आधा सौ रह गया, और यहाँ से अ निकाल देने से सिर्फ र रह गया, लेकिन यहाँ व बन रहा है। उ धन अ बराबर व बन रहा है, तो ये व हमारे पहले पद में जुड़ गया। सु व और यहाँ अ नीचे आ गया था, तो उ धन अ व बना था, तो रह गया र। इस प्रकार से स्वर। कहने का अर्थ यह है कि जो स्वर शब्द है ये यण संधि में सु धन अर अर्थात सु उ धन अ के बाद व बनने से स्वर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। स्वर शब्द बना है संधि से। अब हम थोड़ा सा जान लें कि स्वर जो है उनकी विशेषता क्या क्या होती है। देखिए स्वरों की पहली विशेषता तो है स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चारित होती हैं। अर्थात स्वर जो हैं वो स्वयं उच्चारित होती हैं, किसी अन्य वर्ण की सहायता इनके उच्चारण में नहीं ली जाती है। इसी के संदर्भ में आचार्य जो पतंजलि रहे हैं, महर्षि हमारे, उन्होंने कहा कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जो स्वयं उच्चारित हो उन्हें स्वर कहेंगे। दूसरी विशेषता देखिए स्वरों की, स्वर वह ध्वनि हैं जिनके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख से निकल जाती है। अर्थात जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली हवा जो है बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के मुंह से सीधे निकल जाती है, वो स्वर है। तीसरा इसका नियम है कि स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। अर्थात स्वर जो है इनके उच्चारण को हम देर तक कर सकते हैं। जैसे देखिए क है, क किस प्रकार से बना है। क बना है क धन अ से। इस प्रकार से क बना है। तो जब हम क का उच्चारण करते हैं तो हम क का उच्चारण देर तक नहीं कर सकते, जबकि अ का उच्चारण देर तक होता है। जैसे क कहेंगे तो अ का उच्चारण देर तक हो रहा है, इसलिए स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, व्यंजनों का नहीं, क्योंकि ये व्यंजन है, ये स्वर है। तो क और क इस प्रकार से हम स्वरों का उच्चारण देर तक कर सकते हैं। यह भी स्वरों की एक सामान्य से पहचानने का एक तरीका है, स्वरों का एक सामान्य सा नियम है। फिर चौथा देखिए, मात्रा केवल स्वरों की होती है। व्यंजनों में कोई मात्रा नहीं होती है, स्वरों की मात्रा होती है। जिस प्रकार से हम आ है, आ की मात्रा हम जानते हैं सभी इस प्रकार से होती है। या
छोटी ई है, इसकी मात्रा हम जानते हैं इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक स्वर की अपनी कोई न कोई मात्रा होती है, इसलिए मात्रा केवल स्वर की होती है। हम स्वरों के विभाजन का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि स्वरों का विभाजन कितने आधारों पर किया गया है। तो सर्वप्रथम हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद किए गए हैं। पहला भेद है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। सबसे पहले हम मूल स्वरों की बात करते हैं। मूल स्वर किन स्वरों को कहा जाता है? ऐसे वर्ण जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता है, उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वरों को ही एकल स्वर भी कहा जाता है और इनकी संख्या 4 बताई गई है। पहला है अ, इ, उ, री। कहने का तात्पर्य यह है, जो मूल स्वर हैं, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कह देते हैं, लेकिन अभी हम उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो मूल स्वर 4 हैं मुख्य। पहला है अ, दूसरा है छोटी ई, तीसरा है छोटा ऊ, चौथा है री। इसके पश्चात जो स्वरों का दूसरा भाग आता है उत्पत्ति के आधार पर, जो दूसरा भेद किया गया है वो है संधि स्वर। संधि, जिससे देखिए नाम से ही सिद्ध हो रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि संधि अर्थात जिनमें संधि हो रही हो, जो जुड़े हुए हों। ऐसे वर्ण जिनका निर्माण दो स्वरों के योग से हुआ हो। जिन वर्णों का निर्माण दो स्वरों के योग से होता है वह संधि स्वर कहलाते हैं। अब हम संधि स्वरों के उपभेदों की बात करें तो संधि स्वरों के दो उपभेद किए गए हैं। पहला है दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? देखिए, एक ही स्थान से उच्चारित दो सवर्ण स्वरों के योग से बने स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जब हम दो एक समान वर्ण वाले स्वरों का उच्चारण एक ही स्थान से करें, जहाँ एक ही स्थान से होता हो, तो वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो हम अ और अ, दो अ को एक साथ जोड़ेंगे तो यह दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाएंगे आ। अ का दीर्घ होता है आ, तो ये दीर्घ स्वर आ बन जाएंगे। इसी प्रकार से ई धन ई करेंगे तो बड़ी, ऊ धन ऊ करेंगे तो बड़ा ऊ। इस प्रकार से जो है देखिए, अ का भी उच्चारण स्थान कंठ है, ये अ दोनों कंठ हैं, दोनों मिलकर आ बन रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि दीर्घ स्वर बन गए, दो सवर्ण स्वर मिले, दोनों सवर्ण स्वर मिले और इनके योग से एक दीर्घ स्वर बना। ये स्वर जो है दीर्घ स्वर बना इस प्रकार से। अब हम संयुक्त स्वरों की बात करें तो संयुक्त स्वर क्या है? देखिए, भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जब भिन्न भिन्न अलग अलग स्थान से, जैसे हमने पहले अ लिया था, अ का उच्चारण स्थान कंठ था, और इसके बाद हम ई ले लेते हैं, ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो दोनों अ और ई मिल जाते हैं तो यह ए बन जाते हैं। तो हमारी ये परिभाषा यही कहती है कि जब भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित स्वर, अ कंठ था, ई तालु था, उच्चारित स्वर दो विजातीय स्वर, दोनों विजातीय हैं, सवर्ण स्वर नहीं है। जैसे अ और अ सवर्ण थे, यहाँ पे अ और ई हैं, दोनों विजातीय स्वर हैं। इनके योग से जो स्वर निर्मित हुआ है वह ए हुआ है, ए। इसलिए यह ए जो है यह संयुक्त स्वर है। तो यह संयुक्त स्वरों की परिभाषा है। अब हम मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेदों की बात करें तो इस आधार पर स्वरों के 3 उपभेद किए गए हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, अर्थात एक चुटकी बजाने के बराबर समय। जब हम दो अंगुलियों को मिलाकर चुटकी बजाते हैं, जब जितना समय हम एक चुटकी बजाने में लगाते हैं उतना ही समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगे वो ह्रस्व स्वर है। और इन ह्रस्व स्वरों को ही एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं। अ, एक होता है अ, फिर ई, फिर ऊ, फिर री। तो ये संख्या में 4 है ह्रस्व स्वर, क्योंकि इनके उच्चारण में, जो ये ह्रस्व स्वर है, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात एक चुटकी बजाने के बराबर समय लगना चाहिए। फिर दूसरा भेद है इसका दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे, अर्थात 2 चुटकी बजाने के बराबर समय, मतलब
ह्रस्व स्वरों से दुगना समय, जो ह्रस्व स्वर है इनसे दुगना समय लगे, 2 चुटकी बजाने के बराबर समय लगे, इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है या दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये संख्या में 7 होते हैं, जैसे आ है, ई है, ऊ है और ए है, आई, ओ है, ओ है। तो इस प्रकार से ये 7 स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। या इन स्वरों को जो है गुरु स्वर भी कहा जाता है, इन स्वरों को संधि स्वर भी कहते हैं, और इन्हीं स्वरों को जो है द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। तो इनके अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा गया है, ये बड़े स्वर हैं। फिर अगला भाग आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय अर्थात 3 चुटकी बजाने के बराबर समय, कहने का मतलब है ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगे जिन स्वरों के उच्चारण में, उन्हें त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर कहा जाता है। देखो प्लुत स्वर क्या होते हैं? इन स्वरों को लिखने के लिए जो है इन स्वरों के पीछे से ये जो 3 होता है ये लिख दिया जाता है, जो हमारा हिंदी का 3 होता था वो लिख दिया जाता है। जैसे कि ओम, ओ को हम प्लुत बनाएंगे तो उसके पीछे 3 जोड़ देंगे और ओम, ये इस प्रकार से ये प्लुत स्वर है, क्योंकि हम ओ का उच्चारण 3 मात्रा के समय लगाएंगे ओ के उच्चारण में, अर्थात ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर यह प्लुत स्वर है। और प्लुत स्वरों का प्रयोग जो है ज़्यादा लंबे समय तक खींच कर किया जा सकता है। जिन स्वरों का उच्चारण हम ज़्यादा लंबे समय तक खींच कर करेंगे वही प्लुत होंगे। हम प्रत्येक स्वर को प्लुत बना सकते हैं। प्रत्येक स्वर, जब हम किसी भी स्वर को लंबे समय तक बोलेंगे तो वह स्वर प्लुत बनाया जा सकता है। और प्लुत स्वरों का प्रयोग कहाँ पर होता है? प्लुत स्वरों का प्रयोग जो होता है वो हंसने में और रोने में, और इसके अलावा दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने में, किसी दूर खड़ा व्यक्ति है उसे बुला रहे हैं तो वहाँ पे प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ जो संगीत शास्त्र है, संगीत शास्त्र में जो स्वरों के सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी जो है ये प्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम स्वरों के अन्य भेदों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।